नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे चरण की तैयारी है। आज संयोग से सबकी खबर के स्टूडियो में मध्य प्रदेश के 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं और हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 का ये जो चुनाव है वो अन्य चुनावों से हटके क्यों है। इस चुनाव में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 की ओर बढ़ रही है? क्या मध्य प्रदेश में जैसा दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पूरा माहौल एक तरफा है, क्या वास्तव में एक तरफा है? चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग एकदम सो रहा है। दूसरा ये भी है कि चुनाव आयोग ने जो मतदान के आंकड़े हैं वो 11 दिन बाद डाले हैं और उसको जो कंपाइल किया है वो बहुत लेट किया है और उसके आंकड़े एकदम से 4 या 5% बढ़ गए हैं। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रामेश्वर धाकड़ जी, दैनिक अग्निवाण अखबार में राजनीतिक संवाददाता हैं और काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग और राजनीतिक विश्लेषण आपका रहता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में टीवी जगत के जाने माने चेहरे अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, जो इस समय स्वराज टीवी चैनल में कह सकते हैं कि वहाँ इंचार्ज हैं। और इसके अलावा सुशील शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुशील शर्मा जी भी स्वराज एक्सप्रेस में हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता ये कि चुनाव विश्लेषण करने के मामले में सुशील जी का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं सबसे पहले सुशील जी के पास ही आ रहा हूँ। सुशील जी, ये मध्य प्रदेश में जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 पता करेगी? देखिए रविंद्र जी, ये पहला ऐसा चुनाव देखने में मिल रहा है जो बहुत नीरस और बहुत ही बुझा बुझा सा चुनाव दिख रहा है। मैं मध्य प्रदेश में कई जगहों पर गया, पहले चरण के चुनाव में भी, दूसरे चरण के मत चुनाव में, लेकिन कहीं भी मुझे राजनीतिक दल, प्रत्याशी, सरकार, सरकारी मशीनरी और उसके बाद आम मतदाता में भी वो माहौल देखने को नहीं मिला जो हमने 2019, 2014 का, 2009 का, इसके पहले के चुनाव में बहुत तामझाम, बहुत शोरगुल, हल्ला गुल्ला देखने को मिलता था। तो ये एक साइलेंट चुनाव है। साइलेंट चुनाव जब होता है और जब मतदान का प्रतिशत कम होता है तो तब आकलन करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यदि मतदाता में उत्साह है, मतदाता वोट कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उसको ट्रैक को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब मतदाता साइलेंट है, वोटिंग भी कम हो रही है, तो फिर मुझे लगता है कि बूथ लेवल पे जाके जब आप एनालिसिस करेंगे तब आपको जो एग्जैक्ट स्थिति का पता चलेगा। वो भी बूथ लेवल पे कैसे? मध्य प्रदेश में 2 दलीय मुकाबला होता है भाजपा कांग्रेस के बीच में। अगर ग्वालियर, चंबल, एक आध बुंदेलखंड की और कुछ विंध्य की वो छोड़ दे तो कहीं भी त्रिकोणीय मुकाबले की गुंजाइश नहीं रहती है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि अगर आप बूथ लेवल पर एनालिसिस करेंगे तभी आप मतदाता की पकड़ को या मतदाता की नज़र को समझ पाएंगे। बूथ लेवल पे कैसे? जहां भाजपा को लगातार वोट मिल रहा है, क्या वहां पर वोट बढ़ा है कि कम हुआ है? कांग्रेस को जहां वोट मिलता रहा है उस बूथ पर वोट कम हुआ है या ज़्यादा है? और तीसरा, फ्लोटिंग वोटर्स किस साइड जा रहा है, क्या वो भी साइलेंट है? तो ये बड़ी चीज़ें। अब आप बोल रहे हैं कि ओवरऑल मध्य प्रदेश का जो मैं सिनेरियो समझ रहा हूँ, चुनाव भले साइलेंट है, मतदाता साइलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 मुद्दे हैं जो बहुत कारगर तरीके से काम कर रहे हैं। इसका असर आपको नहीं दिख रहा है और वो मुद्दे बीजेपी के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ सीटें जरूर ऐसी है जहां पर लग रहा है कि टफ फाइट है, लेकिन अंततः मुझे लगता है कि मार्जिन कम हो सकता है पर बीजेपी इसमें प्लस ही रहेगी। नहीं, प्लस का मेरा मतलब है कि पहले 29 सीटें में से 28 सीटें जीती थी, तो 28 में यदि प्लस रहती है तो क्या 29 की 29 पूरी जीतेगी? देखिए, अभी तक के अगर देखिए जो आंकलन होगा वो 2 चरण में जो मतदान हो चुका है उनकी बात कर सकते हैं। अभी बाकी 2 चरण के चुनाव में होना है। अगर वहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो परिस्थितियाँ बदलेंगी, क्योंकि 2 चरण के मतदान से जो राजनीतिक दल है और सरकारी मशीनरी उसने सीख लिया, सबक लिया है। तो कोशिश ये की जाए। लेकिन अभी के 2 चरण की अगर आप बात करें तो पहले चरण में मुझे कहीं कोई गुंजाइश जो है एक छिंदवाड़ा में नज़र आती है कांग्रेस के लिए। बाकी लोग जरूर बोल रहे हैं कि मंडला में टफ फाइट है, पर वैसी फाइट के बावजूद बीजेपी वहाँ से सीट निकालती दिख रही है। दूसरा आता आपका दूसरे फेज़ का चुनाव में। तो दूसरे फेज़ के चुनाव में 2 सीटें ऐसी है जहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी लूज़ कर सकती है, एक रीवा और एक सतना। और वहाँ भी उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, पर मुझे वहाँ भी नहीं लगता है कि अंततः वहाँ पर बीजेपी गेन करेगी। तो दूसरे चरण में कांग्रेस के लिए मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। तीसरे चरण की कोई संभावना नहीं। अभी तो देखिए, तीसरे चरण में मैं बोल रहा हूँ कि मतदाता इतना साइलेंट है। आप तीसरे चरण में भी हम जहां होके आए वहां पर लगता ही नहीं कि चुनाव जैसा माहौल है। लोग बातचीत में बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। चुनाव को लेकर जो एक उत्साह होता है कार्यकर्ता में, जो उत्साह जनता में होता है, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो आप इसको वोट परसेंट के बाद और बूथ लेवल पे एनालिसिस करेंगे तभी आप
एग्जैक्ट जो नतीजे या एग्जैक्ट आकलन की स्थिति में आ पाएंगे। चलिए, हम समझते हैं अजय त्रिपाठी साहब से। अजय त्रिपाठी मध्य प्रदेश में टीवी का एक जाना माना चेहरा है और अजय त्रिपाठी के पास अनुभव बहुत है। अजय त्रिपाठी जी, आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में इस बार ऊंट किस करवट बैठता दिख रहा है? और जो मैंने एक पहले सवाल सुशील जी से भी किया था कि क्या मिशन 29 जो बीजेपी बढ़ रही है, और एक सवाल का जवाब जरूर मेरे दर्शक कम से कम अजय जी से जानना चाहेंगे कि रात में 12 बजे के बाद अमित शाह को भोपाल आना पड़ता है। पहले चरण के मतदान के बाद वे होटल ताज में मीटिंग करते हैं बीजेपी नेताओं के साथ और एक तरह की चेतावनी जारी होती है कि दूसरे चरण में यदि मतदान कम हुआ तो आप भूल जाएं कि आप मंत्री हैं, आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। इस तरह की चेतावनियां जो हमने अखबारों में पढ़ी हैं, आप इन सबको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में जो सुशील जी बात कह रहे थे, बड़ा अजीबोगरीब चुनाव है। बहुत दिनों बाद, करीब 30-35 साल बाद ऐसा चुनाव दिखाई पड़ रहा है जिसमें कि ना तो कोई मुद्दा है ना कोई मुद्दई है। मिशन अकेले की चर्चा हो रही है, मुद्दे की चर्चा नहीं हो रही, मुद्दई की चर्चा नहीं हो रही, अकेले मिशन की चर्चा हो रही है। कभी मिशन 400 पार की चर्चा होती है, कभी मिशन 29 की चर्चा होती है, कभी क्लीन स्वीप की चर्चा होती है। अमित शाह आते, सवाल ये है कि आखिर उस मतदाता तक उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश आपने कहाँ की है? आप हम क्या होता, हम लोगों की जो प्रॉब्लम है पत्रकारों की बहुत बड़ी, कि हम जो 4 जगह बात करते हैं और जो हमारी बात से सहमत हो जाए तो हम उसी आधार पर बात करने लगते हैं कि वही सही है। पर हकीकत ये है कि ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन का स्टाइल बदला है रविंद्र जी, और ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन अब धीरे धीरे एक नए कम्युनिकेशन स्टाइल में आ रहा है जो हम मीडिया में पढ़ते आए हैं। अब देखिए, आप किसी भी एक भी सीट को उठा लीजिए। चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ सतना सीट। सतना में जैसे आपने कहा कि वोटिंग कम हुई या वहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है, सतना की 7 विधानसभा, सतना कॉन्स्टिट्यूंसी वो है जिसमें कि हमारे यहाँ 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। सतना का कैरेक्टर, सोशल कैरेक्टर टोटली अलग है। सतना से आप 30 किलोमीटर आगे जाएंगे मैहर, उसका सोशल कैरेक्टर अलग है। सतना में सारा जो बनियों का वोट बैंक है, वहाँ पर जो वैश्य समाज का बहुत बड़ा, जो मतलब जैन समाज, वैश्य समाज, जिसका कि वहाँ दुकानें चलती, व्यवसाय है, व्यवसायी वर्ग, उसका वोट बैंक मायने रखता है। वहाँ ओबीसी का वोट बैंक मायने नहीं रखता। फिर वहाँ ब्राह्मणों का वोट बैंक है, वो आपस में टकराव जो होता है मायने रखता है। बीच में अगर ओबीसी की जो वोट बैंक है, पटेलों के, कुर्मियों के, अगर वो कहीं जाते हैं तो पूरा का पूरा प्रदेश बदल जाता है। लेकिन आप जब से वहाँ से 30 किलोमीटर दूर मैहर चलते हैं, मैहर कॉन्स्टिट्यूंसी भी सतना लोकसभा क्षेत्र का मामला है। मैहर में स्थितियाँ टोटली बदली होती हैं। मैहर की भाषा शैली भी आपको थोड़ा सा बघेली से हट करके महाकौशल और बुंदेली की तरफ आ जाती है। वहाँ सरला सीमेंट, मैहर सीमेंट, शारदा सीमेंट, तमाम सीमेंट कंपनियां हैं। उन कंपनियों में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो वहाँ के वोटर हैं, 1.5 लाख वोटर हैं। वो जिससे प्रभावित होते हैं, उन्होंने धर्म से मतलब, ना राजनीति से मतलब, ना ओबीसी से मतलब, ना नारायण त्रिपाठी से मतलब, ना किसी से मतलब नहीं होता। वो जिसकी तरफ फेवर कर देते हैं वो चला जाता है। आप इस तरफ आइए, क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर नागौद की तरफ हम जाएं, नागौद में आज भी राजघराना जो है, राजघराने की चलती है। और राजघराना जैसे हिंदुस्तान में सब जगह चल रही वो चलती है। महाराज साहब जो थे नागेंद्र सिंह जी, उनको देखिए, उनके भाई चुनाव वो जीते। राज परिवार जब भी सक्रिय होता है तो चुनाव का रिजल्ट बदलता है। और आप नागौर से लेकर चलते चलिए तो उचेहरा तक आप जाइए, आपको वही अंदाज मिलेगा, चाहे जो जितना दावा करे। अब आप आ जाइए अमरपाटन में। अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र, राजेंद्र सिंह वहां से चुनाव जीते, राजेंद्र सिंह वहां से चुनाव। आप सतना की समीक्षा कर रहे हैं, मैं चाहता हूं पूरे मध्य प्रदेश के। मैं से 2 मिनट, ठीक है, सतना उसके एक उदाहरण हो सकता है। एक उदाहरण वही कि अमरपाटन में, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। अमरपाटन में देखिए सर कि अमरपाटन में मुस्लिम वोटर नहीं है, उसके बाद में मुस्लिम वोटर ना होने के बावजूद वहां से गुलशेर अहमद 3 बार चुनाव जीतते हैं। तो ये हर इसी तरह आप ऐसी हर कॉन्स्टिट्यूंसी की आप खजुराहो में चले जाइए। आप खजुराहो में आप जाइए तो आपको पवई का कैरेक्टर अलग मिलेगा, लेकिन कवई के साथ विजय राव का कैरेक्टर अलग मिलेगा। आप एग्जाई, हम लोग क्या होता है भोपाल में या कहीं बैठ करके 4 जगह देखा और हम लोग वही बात करते हैं। तो जब तक ये कैरेक्टर्स के आधार पर, वो जो सुशील जी बात करें, मैं तो कह रहा था कि विधानसभा वाइज भी एनालिसिस अगर हम करें तो हकीकत ये है कि अब की बार 400 पार का नारा जो आप बात कर रहे थे, मिशन 29, ये सब कल्पनातीत होती है। मिशन 29 बहुत असंभव चीज़ आज भी मेरे को लग रही है। अगर छिंदवाड़ा सीट बीजेपी जीतती भी है तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई सीट बीजेपी हारेगी, और मिशन 29 की संभावना मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन बीजेपी परफॉर्मिंग बेहतर कर पाएगी, ये साफ है। अजय जी, आप बहुत अनुभव लिए हुए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी सभी राजनीतिक दलों में बड़ी गहरी पैठ है। अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, क्या आपको लगता है कि चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में यदि जो परिणाम चाहते हैं वो नहीं मिले तो मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है? क्या यह संगठन के अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में है? यदि है तो फिर उसकी जगह में विकल्प क्या है? क्या यहाँ बहुत बड़ा फेरबदल होगा मध्य प्रदेश में? आपको एक दूरदृष्टा के रूप में आपको क्या दिख रहा है मध्य प्रदेश में?
देखिए रविंद्र जी, बड़ी सिंपल सी बात होती है। अमित शाह भी समझते हैं, तो सब कहने की बातें होती हैं। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी, सब लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम उदयपुरा की बात करें। उदयपुरा में पहली बार में उस व्यक्ति को टिकट दिया, इसका नाम है क्या, शिवाजी पटेल। क्यों दिया गया? क्योंकि किराड़ समाज से आते हैं। बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में शिवराज सिंह चौहान किराड़ समाज से, शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा सा लूज करना था, इसलिए किराड़ को टिकट दिया। और चूंकि वो किराड़ समाज का जीता, उसको मंत्री बना दिया। जब आपने समाज धर्म आपकी अपनी गोटियों के मुताबिक सारी चालें चल रही हैं, तो मंत्री करके क्या करोगे? दिलीप अहिरवार छतरपुर में क्यों मंत्री बना, आप भी जानते हो अच्छे से। तो दिलीप परिवार को हटा के या दिलीप परिवार को रिप्लेस करके आप कर क्या लोगे? या दिलीप परिवार के बूते पर आप कैसे कह सकते हो कि तुम चुनाव जितवाओ दिलीप परिवार? या आप चलिए लखन पटेल दमोह में, लखन पटेल को क्या आपने इसलिए करवाया था कि आपने अपना गणित जमाने के लिए, अपने सोशल इंजीनियरिंग के लिए उनको मंत्री बना दिया। तो आपने जो मंत्री बनाए गए हैं, बाकी बसते जो बड़े मंत्री वो काम कर ही रहे हैं, उनका रिजल्ट साफ दिखता है। चाहे राजेंद्र शुक्ला का मामला हो, कैलाश विजयवर्गीय जी का मामला हो, प्रहलाद पटेल का मामला हो, ये अपने आप में, इनको आप हटा पाएंगे क्या? अगर अजय जी, एक बहुत छोटा सा सवाल मेरे दर्शक आपसे ही समझना चाहते हैं जी। फिर हम धाकड़ जी के पास आ रहे हैं। इंदौर का जो माहौल आपने देखा है, इंदौर में वो क्या लगता है कि बीजेपी की जो चाल थी वो उल्टी पड़ गई है बीजेपी के बारे में? क्योंकि अब जो माहौल बन गया पिछले 3 दिन में, कहते हैं कि नोट का बदला नोटा से। वहाँ जो नोट बटे हैं, या जो कहा जा रहा है, अपने को नहीं पता है ना, अपने पास कोई सबूत है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि नोटों में आपने खरीदा है उसको, उसका बदला नोटों पे दबा के ले। अच्छा, इंदौर एक बहुत जागरूक कॉन्स्टिट्यूंसी है, मध्य प्रदेश की नहीं, देश भर में सबसे ज़्यादा जागरूक मतदाता कहीं मिलेगा तो इंदौर में मिलेगा। आपको लगता है बीजेपी की ये जो चाल है वो कहीं उल्टी ना पड़ जाए बीजेपी को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो आज ये बातें कर रहे हैं ना, इस तरह की तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, कि नोट के बदले नोटा, अगर आपने नोट वोट डाल दिए होते तो स्थितियाँ नहीं बनती। अगर वोटिंग आप पहले से ठीक से कर रहे होते तो क्यों सुमित्रा महाजन इतनी बार जीती, क्यों शंकर लवण इतनी बार जीत के आए? अगर आप में वो तो अभी भी करने को तैयार थे, बीजेपी के पक्ष में आज भी माहौल था, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से विपक्ष के कैंडिडेट को बिठाया है, गुस्सा उसे लेकर है। नहीं, सवाल गुस्सा किससे है? सवाल जो विपक्ष जिसको बैठाला, वो विपक्ष तो मजबूत होता। वो कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें बचा कौन है इससे बात करने के लिए? जब आपके संग, देखिए बड़ा सिंपल है, मैं एक बार बार बात कहता हूं कि ट्रेडिशनल मीडिया में एक बात कहेगी ओपिनियन लीडर्स, आपने ओपिनियन लीडर वाली सिस्टम को खत्म कर दिया। हम पहले बड़े शुक्ला जी या संजय शुक्ला जी या फलाने शर्म साहब, वो जैन साहब, ये हुआ आप याद करिए, बड़े शुक्ला साहब हुआ करते थे, भैरवलाल पाटीदार साहब हुआ करते थे, क्या नाम हुआ करते थे, जिनके कहने पर समाज डाइवर्ट होता था। आज कोई नेता बचा है ऐसा इंदौर में? पूरे इंदौर इलाके की बात कर रहा हूं। जिन कैलाश विजयवर्गीय ने या बाकी जो वहां पे सुमित्रा ताई, इनके कहने पे भी समाज नहीं बदलता। वोटर उनको, उनके अपने जो लोग हैं वो भले उनको मन बदल लें, लेकिन वो कहानी खत्म हो गई रविंद्र जी, जो हम लोग ने देखी अपने ज़माने में कि एक व्यक्ति के कहने पर स्टाइल बदला करती थी। आपको याद होगा सागर का चुनाव, इंदिरा जी भाषण दे रही थी जिसमें उन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन अंत में उन्होंने ये प्रत्याशी का नाम नहीं लिया, सहोदरा मौसी, सुभद्रा राय आपको जाना याद होगा, सहोदरा राय जिनको अपन मौसी कहा करते थे, आई हो कहीं कार्य मोड़ी तेने हमारा नाम नहीं लो, और इंदिरा जी वापस आई, नाम लिया। तो वो माहौल अब कोई कह के देखिए, ऐसा कोई प्रत्याशी इस तरह नहीं कह सकता। तो सब कुछ बदल गया है, बदलते वक्त के साथ हम बदल रहे हैं, तो बदलता हुआ चुनाव भी आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए धाकड़ जी, आपके बारे में ये सबको पता है कि आप दोनों दलों के नेताओं के पास खूब बैठते उठते हो और अंदर तक की था लेने की कोशिश करते हो और फिर उसको खबर भी बनाते हो। आप जो अभी पिछले 10-15 दिन में नेताओं से मिले हैं, दोनों कार्यालयों में भी गए हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है दोनों पार्टियों की, और आपको क्या लग रहा है कि इस बार ऊँट किस करवट बैठ रहा है? देखिए, जिस तरह से इस बार जो पॉलिटिकल माहौल जो बन रहा है, खासकर इस तरह बोल रहे कि 5 लाख लोग आ गए हैं कांग्रेस के, 7 लाख लोग आ गए हैं। विधानसभा चुनाव में बोला जाता है कि कांग्रेस खत्म हो गई है, लेकिन 7 लाख 5 लाख लोग कहाँ से आ गए हैं? तो दूसरा ये है कि 2020 में जिस तरह से दलबदल हुआ था, 22-26 सीटों पर जो दूसरे पार्टी के नेता आके कांग्रेस भाजपा में आए, फिर वो चुनाव लड़ते हैं, तो जिस सीट पर लड़ रहे थे वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का जो नेता था वो कहाँ है आज? तो ओवरऑल ये है कि जो मूल बीजेपी का वर्कर था वो उसको खतरा लगने लगा कि हमारी राजनीति खत्म होने वाली है। तो डिपेंड टाइप की स्थिति बीजेपी में बन रही है। जो आप देखो, पहले फर्स्ट फेज से पहले तक बीजेपी के नेता कहते हैं कि हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने हैं। सेकेंड फेज के चुनाव में जैसे भी 10% डाउन गया मतदान, कोई नहीं बोल रहा है, बट मतलब बॉटम से लेकर टॉप लीडरशिप बीजेपी की चले आएगी कि एक भी नेता नहीं बोल रहा है कि हमें एक बूथ पे 370 वोट बढ़ाने, ऑल इंडिया में। मतलब पहले हर बोलते थे कि 370 बढ़ाने, वो कश्मीर वाला मुद्दा धारा का लेकर जोड़ते 370 बढ़ाने, लेकिन नहीं बोल रहे। तो उसका डिपेंड ये बन रहा है कि कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता जो मूल है, जिसने दड़ी उठाई है नेताओं के लिए, मतलब वो है पार्टी के लिए संघर्ष किया, वो शांत बैठ गया पूरा। इंदौर की बात चल रही थी, इंदौर में देखो सोशल मीडिया का जमाना है, इंदौर बहुत टैलेंटेड शहर है, वहाँ टैलेंटेड, तो उनको पता है कि नोटा जीतेगा,
नोटा जीतेगा तब भी बीजेपी के जो टॉप रहेगा आगे आएगा वो जीतेगा। लेकिन इस सबक है, एक वजह है कि अब इस बार हमें इंदौर रिकॉर्ड बनाएगा, भाई नोटा का इतने जितने भी वोट दे नोटा रिकॉर्ड बनाएगा, तो वहाँ माहौल चल रहा है। अब सेकेंड फेज दो फेज बचे हैं, थर्ड फेज का जो इलेक्शन है उसमें एक मुरैना में काफ़ी अभी बड़े बड़े नेता इधर से हुए, तब भी बीजेपी की सांसें फूल रही हैं यहाँ पे। कारण क्या है कि वहाँ पे TOB बोलते हैं, ठाकुर ब्राह्मण का बोलते हैं, मतलब वो हमको नहीं माना जाता कि ठाकुर कभी ब्राह्मण वोट नहीं देता, ब्राह्मण कभी ठाकुर वोट नहीं देता। लेकिन इस बार क्या है कि बीजेपी को वोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी ब्राह्मण नेताओं को मुरैना उतार दिया है, मतलब एक एक गांव जाके घूम रहे हैं पूरे। तब भी वहाँ पे ऐसा बीजेपी आश्वस्त नहीं है कि हम रामनाथ जी को लाए। ठीक है, रामनाथ जी का अपना प्रभाव है, वो जो बेनिफिट रहेंगे वो कितने एक्टिव होता है बोले हैं, लेकिन उसका ये है कि आज स्थिति डिफरेंट आपकी वो बन रही है पूरे। राजगढ़ में फाइट आपको देखने को मिल रही है पूरी, जो थर्ड फेज में है। भोपाल के जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पर तो सभी लोग दिन भर अपन फील्ड में करेंगे, भोपाल का एक तो जैसे बताया था कि सर ने कि नीरसता है, मतलब घनघोर नीरसता भोपाल में है, लेकिन इंटरनल चुनाव करंट पकड़ रहा है पूरा, अंडर करंट है पूरा। अंडर करंट किसके पक्ष में? नहीं, अभी तक माना जाता है कि बीजेपी मतलब 89 से 84 से मतलब बीजेपी कांग्रेस कभी आई नहीं मतलब ये पूरा। लेकिन इस बार परिणाम जो भी रहे, इसको बोलते कि कांग्रेस का कैंडिडेट देख चेहरा नहीं देखा, कौन है अरुण सी बात है, लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह बीजेपी के लोग थोड़ा भी उनमें बेचैनी है मतलब ये, तो ये अंडर करंट वाली बेचैनी है मतलब कि भाई ये उनका कास्ट एग्जिट हो रही है, दूसरी अल्पसंख्यक वाली कास्ट एग्जिट हो रही है, प्लस बड़ा फिगर सामने आता है, वो फिगर जो है वो है पूरा। वैसे भी आप चूंकि लंबे समय तक मुझे भोपाल में रहे, आपको बताया कि यहाँ पे काइस्ट समाज के जो सांसद रहे हैं, मतलब लंबे समय तक रहे हैं, उनका पूरा एक बिरादरी भी उनकी भी है पूरा, जो रिटायर्ड अफसर थे वो भी यहाँ से 3-4 साल सांसद रहे हैं पूरा, तो वो कहीं ना कहीं एक वो कर रहे हैं। यहाँ पर आलोक संजर भी रहे हैं पूरा, लंबे समय 3.5 लाख करीब वोट से जीते थे, उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर आई थी मतलब। अभी जो डिफरेंट जो स्थिति बन रही है भोपाल के लेकर, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के चिंतनीय विषय है। तो फिगर जो रूलिंग पार्टी के लिए फिगर जो वोटिंग परसेंट का घटना, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। जी, एक छोटा सा सवाल और सप्लीमेंट्री आपसे करना चाह रहा हूँ। भोपाल के संदर्भ में आपने बात की है, तो भोपाल में पिछली बार प्रज्ञा ठाकुर को बहुत जबरदस्त समर्थन मिला था और दिग्विजय सिंह को हराया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मतदाता ठगा हुआ महसूस किया 5 साल तक। प्रज्ञा सिंह ने कुछ काम ही नहीं किया, कभी आई नहीं, वो सिर्फ यह कहती रही कि मैं प्रताड़ित हूँ और मैं बीमार हूँ, इसके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं। अंत में जाके कुछ दुकानों के पर पत्थर फेंकती हुई नजर आई, इसके तो उसका भी कोई नेगेटिव असर है क्या भोपाल में? नहीं, चुनाव में प्रज्ञा ठाकुर का कोई वो असर नहीं है मतलब पूरा कि प्रज्ञा ने क्या किया है। असर ये है कि जिस तरह से माहौल जो बनाया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से, उससे एक डिफरेंट है। क्योंकि देखो पहले चुनाव अलग था पूरा, पहले चुनाव अलग ही डिफरेंट है। इस बार क्या सोशल मीडिया पर आ गई है, यूथ आ गई है, यूथ को ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन यूथ क्या एक तरफ भेड़ चलते ऐसी है पूरा। आप देखो रातों रात को स्टार बन जाए सोशल मीडिया पे, तो सेम पैटर्न वही चल रहा पूरा। दिल्ली में केजरीवाल क्यों उठे? दिल्ली में केजरीवाल इसलिए उठे कि वहाँ का एक तो ये है कि वहाँ पर स्लिम वाले कम है, मतलब ये वो वोटर मतलब इस बोल के अनपढ़ वोटर का है, मतलब ये रूरल एरिया नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र नहीं है पूरा। सब वो टीवी टेलीविजन देखने वाले हैं पूरा। टेलीविजन पे क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, मिनिस्टर क्या कर रहा है, आपको वो लाइव देखता है बंदा पूरा। दिन भर ऑफिस चलता है, रात को आता है 2 घंटे टीवी पर समझता है, उससे मानसिकता बनाता है। आज सोशल मीडिया में भोपाल में क्या है कि आपका एक बैरसिया क्षेत्र जो है ना वो ग्रामीण आता है, बाकायदा 7 जो विधानसभा क्षेत्र है वो लगभग शहरी क्षेत्र है पूरा। तो शहरी क्षेत्र में एक थोड़ा सा या यूँ समझ लिए कि इस बार बीजेपी को जो बोलते कि शहरी क्षेत्र हमारा मजबूत रहता है, तो बीजेपी की थोड़ा शहरी क्षेत्र को लेकर चिंता है। एक एक सवाल और मैं अपने तीनों माननीय जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे लेना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं, जैसा कि मैंने बताया कि सुशील जी को चुनाव विश्लेषण का बहुत अच्छी नॉलेज है, तो इसलिए मैं सीधा आ रहा हूँ। सुशील जी, आपसे एक सवाल कि लंबे समय तक, मतलब पिछले 40 साल के यदि आंकड़ों को उठा के देखा जाए, जिस तरह का नीरस चुनाव है, तो जब जब चुनाव में नीरसता रहती है, चुनाव में लोग एकदम से कहना चाहिए खामोश हो जाते हैं, तब फायदा किसका होता है, सत्तारूढ़ पक्ष का या विपक्ष का? नहीं, देखिए नीरसता एक अपनी अलग बात है और ये चुनाव बिल्कुल नीरस से बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए हर 15 साल में एक पैटर्न बदल जाता है। हम कंपैरिजन 40 साल में वैसा कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन जो 2-3 मुद्दों की परीक्षा होनी वो जरूर आपसे मैं बता सकता हूँ। मैं पहला, देखिए
हम ये मान के चल रहे हैं बीजेपी चूंकि सरकार में है और 10 साल से सरकार में है, तो ये चुनाव उसके लिए है, उसके पक्ष में है या उसके खिलाफ है। और देखिए, बीजेपी के कोर वोटर के लिए भाजपा ने एजेंडा सेट किया है राम मंदिर का। बीजेपी फ्लोटिंग वोटर पर फोकस किए हुए, तो उसकी डिजिटल और ये 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न, इसकी परीक्षा होनी है। और तीसरा जो है, उसने जो है अपने जो मेन एजेंडे थे, जो 370 ये है, तो क्या मतदाता तीनों, उसके तीनों वर्ग के मतदाता, खासकर उसमें फ्लोटिंग वोटर पे भी फोकस है, अगर लाभार्थी वोट नहीं देता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत चिंतन की बात है। मैं वही समझना चाह रहा हूं कि जितने भी लोकसभा क्षेत्र है वहां पर ये तीनों तरीके के वोटर्स आखिर कहां जा रहे हैं, क्यों ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा इस चुनाव में। बाकी आप जो बात कर रहे हैं, ये नीरस चुनाव जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि 50% प्लस वोट जा रहा है तो ये उतना नीरस नहीं, सिर्फ ये है साइलेंटली जो है वर्किंग चल रही है। ये साइलेंटली वर्किंग, बहुत आश्चर्य वाली बात है कि इस बार चुनाव आयोग की सख्ती भी नहीं है, उसके बावजूद यदि प्रत्याशी, राजनीतिक दल और सरकारी मशीनरी में, बहुत रविंद्र जी एक बात और बता दूं, सरकारी मशीनरी खासकर चुनाव आयोग के नेतृत्व में सारे जिला प्रशासन भारी राशि खर्च करते हैं मतदान बढ़ाने के लिए, मतदान बढ़ाने के अभियान में। आपको अभी तक भोपाल में, चूंकि अब तीसरे चरण में हम चुनाव होगा, पहले 2 चरण में आप बता दीजिए चुनाव आयोग के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने कहां पर गाड़ियां चलाई, कहीं कुछ नहीं दिखा हमको, हम तो सब जगह घूम के आए। इसका मतलब है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है, ये सीधा सीधा जो है लोगों को भी समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग के नेतृत्व में जो जिस तरीके का अभियान चलाना चाहिए वो नहीं चल रहा। अब जाके प्रशासन एक्टिव हुआ, तो आप देखिए चैनल्स पे, FM पे और ये सब जो है सड़क पे दिख रहा, अदरवाइज आपको कहीं कुछ नहीं दिख रहा। तो ये पैसा जा कर रहा है, एक बहुत बड़ा आरोप भी है। बहुत बड़ा आरोप आपने लगाया है कि चुनाव आयोग भी उतना ही सोचता है जितना मतदाता, और चुनाव आयोग को जो फंड मिला है वो फंड कहाँ है, एक सवालिया निशान आज सुशील जी ने खड़ा किया है। उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग इस पे संज्ञान लेगा और इसका जवाब देगा। अजय त्रिपाठी जी, मेरा पिछला सवाल एक अधूरा रह गया है और मैं चाहता हूँ उसका सीधा सीधा जवाब आना चाहिए आपकी ओर से, ये कि क्या इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन में बदलाव होगा? देखिए, संगठन में बदलाव तो वैसे भी होना है, भाजपा को फायदा होगा। भाजपा का देखिए, भाजपा की वर्किंग को आप समझिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की वर्किंग को समझिए, वो कैडर बेस्ड पार्टी है, 3 साल में पार्टी का अध्यक्ष बदलना ही है। तो अगर चुनाव पार्टी सारी की सारी सीटें हार जाए तो भी बदलेगी, और 29 की 29 सीटें हार जाए तो भी बदलेगा। जीत जाए तो? हाँ, जीत जाए तो भी BD शर्मा विल बी चेंज, नया अध्यक्ष बनेगा, नया चुनाव होगा। और निश्चित रूप से BD शर्मा ने जिस भूमिका, कुछ दावेदार हैं कि आपकी नज़र में? स्वाभाविक रूप से बहुत दावेदार, नरोत्तम मिश्रा भी दावेदार हो सकते हैं, प्रहलाद पटेल भी हो सकते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम चल ही रहा था बहुत दिन से, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन ये तय है कि बदलाव तो होगा। वैसे ही सरकार में बदलाव, सरकार में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, लेकिन जो बात जिस तरह से आप सोच रहे थे वैसा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मंत्री आपने जो बनाया, आपने अपने कैलकुलेशन के आधार पर बनाया है, इसलिए ये संभव नहीं कि उस आधार पर चेंज किया जाएगा, लेकिन चेंजेज होंगे। दूसरी बात, मैं एक जो बार बार बात आपसे कहना चाहता हूँ कि पहला चुनाव देखिए निरस्ता है, सुशील भाई भी सहमत होंगे, हो सहमत है कि निरस्ता जरूर चुनाव में है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पहली बार चुनाव बिना प्रोपेगेंडा के हो रहा है, जबकि हम लोग को भरोसा था कि बीजेपी फुली प्रोपेगेंडा पे जाएगी, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे को लेकर इतने सारे प्रोपेगेंडा तो आ गए कि मुसलमानों को बांट दी जाएगी, मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, कितना आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा, आपके घर में रखे हुए पैसे निकाल लिए जाएंगे, लॉकर में से सोना निकाल लिया जाएगा, कितना प्रोपेगेंडा। और इससे ज़्यादा भी प्रोपेगेंडा होता है क्या? नहीं, इसका मतलब आपको प्रोपेगेंडा नहीं पता। ये प्रोपेगेंडा नहीं है सर, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, तो कलर आपस में एक दूसरे, वो कांग्रेस कुछ कह रही, बीजेपी कुछ कह रही। प्रोपेगेंडा वो होता है जिसमें कि जो अपने झूठ को ढंग से फैलान करना, वो प्रोपेगेंडा। तो बीजेपी जिसमें मास्टरमाइंड मानी जाती है, इस बार इस चुनाव में प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी कंटेंट के आधार पे या कांग्रेस कंटेंट के आधार पे। दूसरी जो बात मैं कह रहा था कि इसी चैनल पे बैठ के हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में भी नरोत्तम को भी हरा दिया था, नरेंद्र सिंह तोमर की हालत बहुत पतली थी, लाखों वोट से हार रहा था, वो मुरैना में सारे ठाकुरे हो गए थे, उसके बाद भी रिजल्ट 160 था सर। हमारे सारे पत्रकारों ने, इससे आप ही के चैनल पे जितने पत्रकार आते सबने यही कहा था, अरे साहब वहाँ तो देखिए आप ये हो जाएगा, और वहाँ तो देखिए दमादो, वहाँ तो ब्राह्मण पूरे खिलाफ है बीजेपी के, वहाँ इसके खिलाफ है। लेकिन हकीकत क्या हुई? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह के चुनाव जो होते हैं, बीजेपी प्रोपेगेंडा लेस होकर बात कर रही है। राम मंदिर का मुद्दा हो या 3 तलाक का मुद्दा, 370 का मुद्दा, ये सारे मुद्दे हम उस तरफ, हम में से किसको पता है कि RSS लगातार बैठ के कर रहा है? RSS ने अभी 10 दिन पहले से एक नया प्रोग्राम शुरू किया, इस प्रोग्राम का नाम है लोकतंत्र प्रकल्प परिवर्तन। RSS के 28 के 28 संगठन उस काम में लगे हुए हैं, 5-5 टोली साहब बैठ गए, गट साहब बैठ गए, जैसे हम कहते हैं उनकी भाषा में होती है, वो लगातार हो रही हैं। ये जो हम नहीं, आपको नहीं लगता कि संघ थोड़ा लेट आया है?
नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस चीज़ को हम लोग नहीं समझते, संघ उतर गया है, ये बात हमको भी जानकारी है, पर संघ इस बार कुछ लेट उतरा है। ये संघ की अपनी रणनीति होती है, उसका हम लोग को लगता है वो बीजेपी के अनुसार चलता है, लेकिन संघ की अपनी रणनीति होती है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि सूचना अपने दर्शकों को आपके मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो दिखती हैं वैसा होता नहीं है, इसलिए चुनाव की प्रतीक्षा कीजिए। ये तय है कि बीजेपी 29 कर पाएगी, मुझे थोड़ा सा असंभव लग रहा है, लेकिन ये तय है कि जितना कहा जा रहा है उसके नज़दीक चुनाव का माहौल मध्य प्रदेश में, देश में, हमारी तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा सा बीजेपी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी विशेषकर चेहरे पे है। चलिए धाकड़ जी, अभी आखिरी सवाल आप पे और आपके पास ही मैं आऊँगा। पहले वाला सवाल मेरा अधूरा रह गया था आपसे भी। मैंने पूछा था कि दोनों कार्यालयों में आप जा रहे हैं, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, दोनों का उत्साह का यदि थर्मामीटर से नापा जाए तो कहाँ आपको लगता है कौन ज़्यादा मुतमईन दिख रहा है? एक हाँ जी, अजय त्रिपाठी जी कुछ कहना है। कम वोटिंग पे एक बड़ा मुद्दा मेरे सामने जो आया, मुझे सोचता आपकी नॉलेज में भी होगा ही, स्वाभाविक आपसे वरिष्ठ हैं, कि एक जो धाकड़ जी जो बात कर रहे थे कि यंग जनरेशन वोट डालने जा रही है पहली बार। लेकिन सर यंग जनरेशन के पास क्या होता है कि वो हमारी आपकी तरह आधार कार्ड, वोटर आईडी लेके नहीं चलती। जो अभी चुनाव हुए हैं तमाम सीटों पर, उसमें मुझे जो फीडबैक मिला है कि कम से कम हर पोलिंग स्टेशन पर 300, 200, 400 और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5 हज़ार बच्चे वापस लौट गए, क्योंकि उन्होंने अपना मोबाइल दिखा, मेरे मोबाइल में आधार कार्ड है। चुनाव आयोग ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, चूंकि मोबाइल ले जाना बैन है, मोबाइल अंदर गया नहीं तो बच्चे वो लौटाए वोट डालने से। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5 हज़ार 6 हज़ार बच्चे इस तरह लौटे हैं, ये आप दिखवा लीजिएगा। चलिए धाकड़ जी, मेरा वही सवाल कि क्या बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उनके कार्यालय जहां दोनों जा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के, भोपाल के जो मुख्यालय, हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में सारी बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन ज़्यादा मुतमईन दिख रहा है यानी कि संतुष्ट दिख रहा है? देखिए, संतुष्टता का माहौल तो बीजेपी के में ही है ना, क्योंकि कांग्रेस में क्या है, पहले दिन से ही कांग्रेस में टूट फूट मची हुई है, इसको मतलब भगदड़ मचाई गई है, मची है जो भी है। तो उसको कांग्रेस के प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, तो दूसरा तनाव है उनके, इलेक्शन का तनाव तो है, दूसरा तनाव है। दूसरा चीज़ है कि 4-5 लीडर है, जैसे कि विवेक तनखा जी हैं, अरुण यादव हैं और उमंग सिंगार, ये 4 नेता जो उनको पार्टी ने हेलीकॉप्टर दिया, उड़ते ओसी से सभा कर रहे हैं पूरा। दूसरा, जब वो सभा करके आता है, पता चल फोन आता है कि वो फलाने नेता जी खिसक गए, तो वो टेंशन में रहते हैं कि सभा कर रहे हैं, यार पता नहीं कि सभा के दूसरा कौन जाने वाला है। फोन आता है, कान में बोलता है कि वो फलाने विधायक जी वो मीटिंग हो गई है, तो वो टेंशन दूसरा है। वो सभा आदमी अपनी आम सभा कर रहा है और फोन आ रहा है, बगल में बताता है, कान में बोलता है कि साहब वो फलाने चले गए, तो वो चेहरा उतर जाता है। क्योंकि दूसरा चीज़ ये है कि देखो, दूसरा चीज़ नो डाउट, जब वो जीतू पटवारी विधानसभा में थे तो सरकार पर अटैक करने वाला एकमात्र विधायक था अपोजिशन से, डायरेक्ट अटैक करता था। ये भी मान के चलिए, यदि कांग्रेस पार्टी 5 साल जीतू पटवारी को रखती है कंटिन्यू अगले चुनाव तक, तो डिपेंड स्थिति रहेगी, मतलब ये है, क्योंकि वो हमलावर नेता है, थोड़ा उसमें जो उनको पेशेंस झेलना पड़ेगा पूरा। ये दूसरी बात है बीजेपी में कब के काम बटे हुए हैं पूरे, हर नेता उनका स्टार प्रचारक है पूरे, मतलब वहाँ सिस्टमिक ढंग से काम होता है पूरा, कैडर बेस पार्टी है पूरा उनका। और वहाँ ऐसे मायूसी जैसा स्थिति नहीं है, जैसे सर ने बताया कि वहाँ पे पार्टी प्लस में जाए लॉस में जाए, मतलब ये कि चेंजमेंट होना है, तो उसको वहाँ आश्वस्त लोग ऐसा होना, मतलब ये है। तो वहाँ ऐसे कोई डर वाला माहौल नहीं है पूरा। लेकिन यह है कि 1-2 सीट को जहाँ ज़्यादा संघर्ष की स्थिति बन रही है, जैसे कि पहले तो ये है कि 28 सीट लाना, पुराना एवरेज बराबर रखना, उनको बड़ी चुनौती ऐसी ये स्थिति है। भले ठीक है, जो भी रहा है, 4-5 सीटों को लेकर वो बीजेपी नेता मंथन कर रहे हैं। ऐसे अभी बीच में चर्चा में सवाल आया कि अमित शाह जी रात के 12 बजे वो आते हैं, वो वोटिंग परसेंटेज घटने का कारण था, वोटिंग परसेंट घटने का। बाद में मैसेज आता है, अखबारों के माध्यम से आता है, मीडिया के अंदर, कि वो जहाँ वोटिंग परसेंटेज घटेगा उसको मंत्री उठा दिया जाएगा, वो मंत्री कटा देंगे। लेकिन जो कि ऐसे मान लीजिए उसको हटाने के लिए तो तुल जाएंगे दूसरे नेता, क्योंकि देखो अब वो बीजेपी कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी हो, वहाँ ऐसा नहीं है कि अब वो पार्टी है, क्योंकि सबको लगा है कि इसको हटाऊंगा तब मेरा नंबर आएगा पूरा, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, पॉलिटिकल सिद्धांत होगा, मतलब जिस तरह से आया है कि उसको लाओ मंत्री बनाओ, इसको लाओ ये बनाओ, तो ये डिपेंड टाइप की राजनीति हो गई है पूरा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने सुना, मध्य प्रदेश के 3 वरिष्ठ पत्रकार मेरे स्टूडियो में हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस प्रोग्राम में हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा व्यक्तिगत कोई किसी के पक्ष में नहीं है। जो पत्रकारों का अपना अनुभव है वो सीधा उन्होंने आपसे शेयर किया है। हमने अपने दर्शकों तक फ्री हैंड पूरी विचार पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि जिस तरह से सुशील जी ने समझाया कि विश्लेषण करना अब आसान नहीं है,
अजय जी ने समझाया कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने की क्या स्टाइल है और संघ के 28 के 28 संगठन इस समय जुट गए हैं। रामेश्वर धाकड़ जी ने भी बताया कि यदि 5 साल तक जीतू पटवारी रहे तो कांग्रेस का मतलब पूरा चेहरा बदल सकता है। तो अपने अपने विचार तीनों पत्रकारों के थे, लेकिन चुनाव को लेकर सबकी एक ही धारणा है कि इस बार का चुनाव बहुत नीरस है। परिणाम को लेकर सभी आशंकित हैं और जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।